लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर, आज फिक्र के मेन फोकस पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान पर बदले के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की तैयारियां प्रचंड हैं। इन्हीं तैयारियों पर पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली पहली ब्रेकिंग न्यूज। अरब सागर में हाई अलर्ट पर भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी ने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा। बहुत बड़ी खबर, सभी वॉरशिप हाई अलर्ट पर। दूसरी बड़ी खबर सीधा ये, यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखेगा वायुसेना का दम। एक्सप्रेसवे पर राफेल और जगुआर मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड। 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर होगा एयर शो। गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन और रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे फाइटर जेट। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है राहुल। सीधे चलूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, पहले दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, नेवी ने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रख दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा एयर शो होगा। ध्यान से देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा एयर शो है। ये वॉर लाइक कंडीशन की तैयारी है। वहां पर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सीधे चलूंगा जल्द के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, एक होती है पॉस्चरिंग, एक होती है मैसेजिंग और एक होती है डायरेक्ट वार्निंग। मैं इसको सीधे वार्निंग की कैटेगरी में देखता हूं। जय हिंद निशांत। देखिए, आज की परिस्थिति में जब आप ये तो एक था एयर शो, पहले से प्लान था, मगर आप डे एंड नाइट लैंडिंग करते हैं और वो भी अपने मेन रनवे से नहीं, और गंगा एक्सप्रेस में जैसे आपने बताया है, जो ये स्ट्रैटेजिक आपका रनवेज हैं अल्टरनेटिव विच कैन इंक्रीज योर रीच, और खास करके आप देख रहे हैं राफेल एंड ऑल, दे डू नॉट हैव टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी। उसकी रेंज, उनके मिसाइलों की रेंज, इट्स गुड इनफ। सिन्हा सर, और अरब सागर, सिन्हा सर, और अरब सागर में हाई अलर्ट पर वॉरशिप्स, इसका मतलब क्या है सर? वेरी सिंपल, दे आर, देखिए, मोर और लेस आई फील वी विल नॉट से नेवल ब्लॉकेड लग चुकी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कराची और गुदार, जस्ट टेक इट, गुदार इज द मेन टारगेट। हमारा ऊपर में चाबहार है और वहां पर भी हमारी शिप्स हैं ऑलरेडी। तो इज अ मैटर ऑफ, ये चाइना को भी बहुत बड़ा जो सी पैक बनाए थे, गुदार हैज टू, दैट्स व्हाई पाकिस्तानी हैव शिफ्टेड 54 जो उनका F-16 है वहां पर शिफ्ट किया है उन्होंने उस जगह पे, आउट ऑफ 84 विच दे हैव। देखिए, पाकिस्तान के बाद 17 स्क्वाड हैं, ओनली 10 आर सर्विसेबल। तो वी हैव बहुत बड़ी अजय, एंड हमारे नेवी का कोई मुकाबला नहीं है। दिस बाय सिनर्जी इंडियन मिलिट्री का और खास के आर्मी का जो ऑपरेशंस, उसकी आप फॉर्म बेस हम उसको कहते हैं, लॉन्चिंग एरिया। आप देख रहे हैं जिस तरह से कार्रवाइयां जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हैं, कंप्लीट सैनिटाइजेशन, एंड दैट इज अ फॉर्म बेस। यहां से लॉन्चें होती हैं और ऑल अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। You're right. Be with me. सिन्हा सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर ब्रेक करी। अमेरिका ने भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। अमेरिका से भारत को मिलेंगे 13.1 करोड़ डॉलर की कीमत के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलिए जल्द के सिन्हा सर के पास इस खबर के साथ, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। सीधे सिन्हा सर, अमेरिका से भारत को मिलने वाले सैन्य उपकरण, वो भी तब जब टर्की से 6 C-130 एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं पाकिस्तान में। हमने अपने चैनल में दिखाया है। चाइना से जो कार्गो शिप से वो आए हैं पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी हेल्प है। हाउ डू यू मेक दिस अप? देखिए, जो टर्की की बात आप किए थे कि 6 उनके जो ग्लोब मास्टर्स हैं, जो अमेरिकन ही हैं, उनके पास में हैं, वो लैंड किए थे। मेरे ख्याल से टर्की ने एक कंफर्मेशन की है, 5 का नहीं कंफर्मेशन है। TB2 ड्रोन्स, ये है शायद टर्की उनको दे रहा है। दूसरी जो बड़ी मुहैया करा रहा है, मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान की आज मीडियम रेंज जो उनकी मिसाइल ये थी, आपकी आर्टिलरी के राउंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के कहने पे ही यूक्रेन को दे दिया था। दे हैव गॉट 0 एज ऑन टुडे। इवन दे डू नॉट हैव 3 डेज का जो वॉर फाइटिंग का होता है इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का, वो नहीं है उनके पास। उनके पास में जो आप बता रहे थे T-90 और जो हमारा वेस्ट में है, उनके पास कुछ अल खालिद हैं, दोज आर आल्सो इन अ वेरी वेरी डिप्लीटेड स्टेट। तो एज फार द पाकिस्तानी मिलिट्री इज कंसर्न, जो भी उनके पास हैं
वो आपने सही बताया, जंग लगी हुई है। वो बराला हेडवर्क के पास में जो उनका आर्मी रिजर्व नॉर्थ है, उससे वो कुछ फील्ड फायरिंग रेंज में वहां पर आसिम मुनीर आज गए थे। मगर जो चीजें जमीन पे है, आर्मी रिजर्व साउथ इज डिप्लॉयड इन absolutely right. 12 कोर इज डिप्लॉयड। कहां करेंगे यदि हमारी ये जो आप देखते हैं ना पंजाब से लगा हुआ, यानी सर अमेरिका की ये जो मदद है, ये अमेरिका की मदद है, इट इज अ बिग मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान, एम आई राइट? 200%। ओके, पॉइंट टेकन। पहली बार even in Kargil war, America didn't give us anything. You're right. It was Israel लेकिन सर Israel is in full swing. पॉइंट टेकन। जनरल के सिन्हा सर बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका मदद भारत की कर रहा है, करता रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से जब से वो हटा है तब से अमेरिका के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं है। टैक्टिकली स्पीकिंग, अगर अमेरिका चाइना को देखता है तो उस चश्मे के अंदर एक लेंस लगाता है और उस लेंस का नाम है भारत, और वो देखता है कि भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत तैयार है। यानी अमेरिका के लिए साउथ एशिया में अब सिर्फ भारत इंपॉर्टेंट है, ना कि चीन, ना कि पाकिस्तान। अब फिक्र में दो तरह के युद्ध की बात करते हैं। एक है पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना का धर्म युद्ध। हमने इसे धर्म युद्ध इसलिए कहा क्योंकि जिन आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों से धर्म पूछकर नरसंहार किया, अब भारतीय सेना उनका संहार करने के लिए तैयार है, और धर्म पूछकर पर्यटकों पर फायरिंग का ऑर्डर देने वाले आतंक के आकाओं को भी सर्वनाश होगा। वहीं दूसरा युद्ध देश के अंदर छिड़ा है, यह राजनीतिक युद्ध है, जो कि कल से जाति के नाम पर लड़ा जा रहा है। जाति जनगणना कराने की घोषणा के साथ ही पक्ष विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, और यह सवाल भी साथ में पूछा जा रहा है कि जब पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, जब देश का बच्चा चाहता है कि इस बार आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाए, जब पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए आसमान में रफेल तैयार है, सीमा पर टैंक दहाड़ने को बेताब है, महासागर में भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर है, तो फिर ऐसे में अचानक से जाति जनगणना कराने को के फैसले से केंद्र सरकार ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हम ये इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के खौफ की। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के जिस डर की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन सीधे 26/11 के गुनहगार और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के आका हाफिज सईद से है। हाफिज सईद कराची से लाहौर तक खुलेआम रैलियां करके जहरीले तकरीरें देता था, लेकिन जब से उसे पता चला है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत उसके विरुद्ध सीक्रेट ऑपरेशन भी कर सकता है, तब से यही हाफिज सईद बिल में जाकर छिप गया। और ये जिस बिल में छिपा है उसका पता पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का है। फिक्र में एक्सक्लूसिव खबर सीधे लाहौर से है, और हमारे पास सूत्रों से इंफॉर्मेशन है कि हाफिज को भारत के हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड वाली योजना बनाई है। क्या है यह प्लान और हाफिज की सीक्रेट लोकेशन क्या है? पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाले 10 बड़े खुलासे हम करने जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन को अब बिल्कुल मत चेंज करिएगा। हाफिज सईद के बारे में पहला खुलासा, उसे भारत के कोवर्ट ऑपरेशन का खौफ, यानी उसे लगता है कि भारत की सेना उसके खिलाफ कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला सकती है, उसका अंत कर सकती है। हाफिज सईद के बारे में दूसरा खुलासा यह है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई उसको भारत के इसी कोवर्ट ऑपरेशन से बचाने के लिए दिन रात जुटी है। हाफिज सईद के बारे में तीसरा खुलासा यह है कि आईएसआई ने लाहौर के जोहार मोहल्ले में हाफिज को एक सेफ हाउस में छिपा दिया है। रिपीट, लाहौर के जोहार मोहल्ले में सेफ हाउस में छिपा दिया है। सेफ हाउस। हाफिज सईद के बारे में चौथा खुलासा यह है कि उसकी सुरक्षा में स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडोज को भी लगाया गया है। हाफिज सईद के बारे में पांचवा खुलासा यह है कि सेफ हाउस के अंदर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हाफिज सईद के बारे में छठा खुलासा यह है कि उस सेफ हाउस के बाहर भी पाकिस्तानी फौज के कई जवान तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद के बारे में सातवां खुलासा यह है कि लाहौर के सेफ हाउस में उसकी सुरक्षा 4 लेयर की सिक्योरिटी में की जा रही है। हाफिज सईद के बारे में आठवां खुलासा यह है कि जिस सेफ हाउस में हाफिज सईद छिपा है वहां चारों ओर इशारे से पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाफिज सईद के बारे में 9वां खुलासा यह है कि सेफ हाउस के 4 किलोमीटर के दायरे में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले अनजान शख्स पर नजर बनी रहे। और हाफिज सईद के बारे में 10वां खुलासा यह है कि पूरे जोहार मोहल्ले की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। हाफिज सईद को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड का प्लान भी बनाया है। क्या है मानव ढाल वाला प्लान? दरअसल लाहौर का जोहार मोहल्ला घनी आबादी वाला इलाका। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगता है कि हाफिज को अगर ऐसी जगह रखा गया जहां पर इंसानी बस्ती ज्यादा है तो फिर ऐसे में भारत की किसी भी तरह का हवाई हमला करने से पहले वो कई बार सोचेगा भारत, क्योंकि कुछ भी हो जाए भारत निर्दोष लोगों की जान नहीं लेगा। वैसे पाकिस्तान को यह भी बात मालूम है कि पिन पॉइंटेड अटैक में भारत को महारत हासिल है। इसका एक उदाहरण 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान देख चुका है, जब भारत के सैनिकों ने पीओके में घुसकर सिर्फ आतंकवादी और उनके ठिकाने तबाह किए। और यह सर्जिकल स्ट्राइक में आम पाकिस्तानियों को खरोच तक नहीं आई। वैसे हाफिज को लेकर अब मीम्स बन रहे हैं। जिस तरीके से उसको सेफ हाउस में रखा है, पूरा हाफिज एक डायपर में बंदूक के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे कई मीम्स वायरल हो रहे हैं आजकल। बड़ा सवाल यह है कि हम पहलगाम हमले के बाद अचानक से लश्कर आतंकी हाफिज सईद भारत का प्राइम टारगेट कैसे हो सकता है? सोचिए, थिंक, क्योंकि यह हमला तो टीआरएफ के आतंकियों ने किया था। तो अब इस चेन होती है ना, उसको अनलॉक करते हैं। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। नंबर 1, टीआरएफ जम्मू कश्मीर में लश्कर की एक आतंकी ब्रांच है। नंबर 2, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी टीआरएफ को पीओके से कंट्रोल करता है। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है और सैफुल्लाह कसूरी का बिग बॉस आतंकी हाफिज सईद है। पहलगाम हमले पर पहली बार बोलते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा था, जरा याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस बार ना आतंकी बचेंगे ना उनके लीडर, कल्पना से भी परे जाकर सजा भुगतेंगे। ऐसे में हाफिज सईद का बिल में छिपना और पाकिस्तानी फौज का उसे छुपाना भारत के आतंक के खिलाफ दृढ़ संकल्प का एक साइड इफेक्ट है। आतंक के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जब पहलगाम जैसा हमला होता है तो यह नीति भी है कि दुश्मन को घर में घुसकर मारा जाएगा। हाफिज सईद और उसके आतंकवादी पहलगाम कराने के बाद जितना भी बिल में घुसने की कोशिश कर लें, उनका बचना नामुमकिन है। और यह ऐलान आज खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सबके सामने कर दिया। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और फिक्र में अब बात पाकिस्तान के उस डर की जिसकी वजह से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से हमले का दावा किया और उसके अगले दिन ही आधी रात को पाकिस्तान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हो गई। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। यह नियुक्ति 29 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को आधी रात को जारी किया गया। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक अब पाकिस्तान का नया एनएसए बन गया। बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है। यह पद अप्रैल 2022 से ही खाली था। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान को 3 वर्ष बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की याद आई? क्या पाकिस्तान को भारत से बड़े हमले का डर सता रहा है? क्या पाकिस्तान को अपनी आर्मी पर नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी पर ज्यादा भरोसा है? क्या पाकिस्तान को आर्मी से एक भी काबिल व्यक्ति नहीं मिला है जो सुरक्षा की बागडोर संभाले? पाकिस्तान में असीम मलिक की एनएसए के तौर पर नियुक्ति का विरोध होने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग तुमसे ना हो पाएगा वाले मीम बना रहे हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि असीम मलिक को फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में भेजने वाला पद देने से अच्छा है कि उसे सीधे प्रधानमंत्री क्यों ना बना दिया जाए। वैसे असीम मलिक को एनएसए का पद इसलिए भी मिला है क्योंकि उसमें भारत के खिलाफ जहर की मात्रा ज्यादा है। अब असीम मलिक की कुंडली भी देख लेते हैं। असीम मलिक पिछले वर्ष सितंबर 2024 से आईएसआई प्रमुख है।
असीम मलिक को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिल चुका है। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर रह चुका है, अमेरिका और लंदन से पढ़ाई कर चुका है, बलूचिस्तान इन्फेंट्री डिवीजन का प्रमुख रह चुका है। उसके बाद यह हालत है। इसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने का अच्छा अनुभव है। अब पाकिस्तान में एनएसए की नियुक्ति के विशेष कारण देखते हैं। असीम मलिक भारत का कट्टर दुश्मन है। वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को बढ़ावा देने में शामिल है। पिछले कुछ महीने में भारत में कई आतंकी हमलों के पीछे सीधे तौर पर असीम मलिक का हाथ है। इन्हीं कुछ विशेषताओं और कट्टरता की मेरिट में ज्यादा नंबर लाने की वजह से अब असीम मलिक को आईएसआई चीफ होने के साथ साथ एनएसए की भी जिम्मेदारी दी गई। फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वाले डर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगवाने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स उसके आतंकियों की फेवरेट डेस्टिनेशन को निस्तनाबूद न कर दे, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के 29 शहरों में सायरन लगाने के आदेश दिए गए। इनमें पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे अहम शहर शामिल। ये सायरन हवाई हमलों के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2019 की तरह इस बार भी पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। सवाल यह है कि सायरन लगवाने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले खैबर ही क्यों याद आया, लाहौर या कराची क्यों नहीं, जबकि वो भारत की सरहद के ज्यादा पास है। तो आपको बता दें कि उसके इस फैसले के पीछे 2019 वाला खौफ सबसे बड़ी वजह है। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा का ही एक इलाका है और इस इलाके में आईएसआई की मिलीभगत से आतंकी संगठन काफी सक्रिय रहते हैं। जैसे एबटाबाद शहर का हमने अभी जिक्र किया, वो वही इलाका है जहां उसामा बिन लादेन का खात्मा किया गया था। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा को महफूज करना पाकिस्तान की मजबूरी। खैबर में चप्पे चप्पे पर सायरन लगवाए जा रहे हैं, लेकिन जंग के हालात में इन सायरन का मतलब क्या होता है, और अगर सायरन बजे तो लोगों को उस सूरत में क्या निर्देश होते हैं। दरअसल ये सायरन सड़कों के किनारे और ऊंचे खंभों पर लगाए जाते हैं और उन्हें आउटडोर वार्निंग सायरन कहते हैं। इनमें दो खास तरह की ध्वनि होती है, सिंगल टोन और वेविंग टोन। सिंगल टोन यानी लगातार एक सी आवाज, और वेविंग टोन यानी उस ध्वनि में उतार चढ़ाव। सिंगल टोन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा, तूफान, भूकंप और बवंडर के वक्त किया जाता है, जबकि वेविंग टोन वाला सायरन युद्ध के दौरान या एयर स्ट्राइक से अलर्ट के लिए बजाया जाता है। जंग की सूरत में जब वेविंग टोन वाला सायरन बजता है तो उसका मतलब होता है खतरा सिर पर है, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने पर जाएं। इसके अलावा जंग के दौरान एक ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी होता है। इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तेज आवाज में बजने वाला सायरन लोगों को संकेत देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित स्थान जैसे बंकर या शेल्टर की ओर चले जाएं। युद्ध के समय ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज रात में शहरों को आसानी से निशाना बना सके। ऐसे दौर में नागरिकों को स्कूलों, दफ्तरों और सामुदायिक केंद्रों पर ड्रिल कराई जाती है ताकि वे जान सकें कि सायरन सुनते ही कहां भागना है, क्या ले जाना है और किन गलियों या सीढ़ियों से जाना है। सायरन के साथ साथ रेडियो, टीवी, एसएमएस या मोबाइल ऐप के जरिए भी अलर्ट भेजे जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि खतरा कितना है, कहां है और कितनी देर छिपे रहना है। युद्ध के माहौल में डर और अफरा तफरी से बचाने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे घबराएं नहीं और जरूरी निर्देशों का पालन करें। अब मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि दुश्मनों के हथियारों से बचने की नई नई तकनीक के बावजूद सायरन और ब्लैकआउट की जरूरत क्यों है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ड्रोन और मिसाइलों की गति तेज तो जरूर होती है, लेकिन इस दौर में भी अलर्ट सिस्टम चुस्त हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय मिल सकता है, जिससे कई लोगों की जान बच सकती है। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है और ब्लैकआउट की सूरत में उन्हें वो अपने टारगेट्स को मिस कर सकते हैं। सामूहिक अलर्ट सिस्टम जैसे इजराइल का रेड कोड लोगों की जान बचाने में आज भी काफी असरदार है। रेड कोड अलर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे तेज और आधुनिक अलर्ट सिस्टम में से एक है, जो मिसाइल या रॉकेट हमले के समय सायरन बजाता है, मोबाइल पर पुश अलर्ट और एसएमएस भेजता है और नागरिकों को सिर्फ 15 से 90 सेकंड के भीतर चेतावनी देकर जान बचाने में मदद करता है। इजराइल में हर नए घर, अपार्टमेंट या सार्वजनिक इमारत में सेफ रूम बनाना 1991 के बाद से कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसे हिब्रू में ममाद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी रूम। बड़ी खबर, भारत के खौफ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर। भारत के हमले के डर से तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे मुनीर।
तिल्ला फायरिंग रेंज में पाक फौज के युद्ध अभ्यास का जायजा लिया। तिल्ला फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास कर रही है पाकिस्तानी आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पूरे 5 दिन बाद दुनिया के सामने आए। वो आखिरी बार 26 अप्रैल को शहबाज शरीफ के साथ एक कार्यक्रम में दिखे थे। इसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस वजह से उनके बारे में पाकिस्तान में ही तमाम चर्चाएं हो रही थी। खुद पाकिस्तान का मीडिया कहने लगा था कि मुनीर बंकरों में छिप गए। तो क्या वो भारत के डर से बंकर में छिपे थे? लेकिन आज रावलपिंडी की फायरिंग रेंज में पहुंचकर मुनीर जवानों के सामने पहुंचे। हमें पता चला कि उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए युद्धकाल में पीछे नहीं हटना है, जबकि उन्होंने अपने जवानों को यह बात नहीं बताई कि भारत के डर से उन्होंने पहले ही अपने परिवार को देश से रफा दफा कर दिया। खैर, पाकिस्तान की फौज को भारत का कितना खौफ है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पाकिस्तान को बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है, पाकिस्तान को अरब सागर के रास्ते कराची पर अटैक का डर सता रहा है और पाकिस्तान की फौज को भारत के ग्राउंड ऑपरेशंस का भी डर है। मतलब पाकिस्तान को लगता है कि भारत जल थल नभ सभी जगह से अटैक कर सकता है। जहां तक बात ग्राउंड ऑपरेशन की है तो पाकिस्तान ने सीमा के पास जो पोस्ट हैं उस पर जवानों की तैनाती की है। पाकिस्तान की 12वीं, इसके विजुअल्स भी हैं, 19वीं और 23वीं इन्फेंट्री की मूवमेंट देखी गई है और जम्मू कश्मीर से लगे हुए पाकिस्तान के फ्रंट लाइन हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा बीते 2 दिन में सियालकोट, नरोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में पाकिस्तान की फौज सैन्य अभ्यास भी कर रही है। टैंक, आर्टिलरी और मशीन गन से युद्ध अभ्यास जारी है। पाकिस्तान की सारी सैन्य तैयारी ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव मोड में है। मतलब भारत अगर हमला करता है तो उस हमले से कैसे बचना है, पूरा फोकस इस बात पर है। ऐसे में सोचिए कि पहले ही मुनीर और उनके जवान आधी हिम्मत हार चुके हैं। आपने पाकिस्तान की खोखली जंग की तैयारी देखी, अब आपको भारत की वो सैन्य तैयारी दिखाते हैं जिसकी तस्वीरें देखकर इस्लामाबाद तक हड़कंप है। हम बात कर रहे हैं अरब सागर में इंडियन नेवी की घातक वॉर एक्सरसाइज की। इस वक्त भी अरब सागर में भारतीय नेवी भयंकर बारूद बरसा रही है और यह सब पाकिस्तान से सिर्फ 85 नॉटिकल मील की दूरी पर हो रहा है। अरब सागर में भारतीय नेवी एक से बढ़कर एक हथियार फायर कर रही है जो अपने टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर रहे हैं। अरब सागर में भारतीय नेवी ने कुछ दिनों पहले ही मीडियम रेंज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया था और अब नेवी घातक हथियारों से विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना ने कहा एक बयान में कि भारतीय नेवी दुश्मन के खिलाफ किसी भी समय और कहीं भी तैयार है और अब उसकी यही तैयारी बता रही है कि वो समंदर के रास्ते दुश्मन का काल बनने के लिए तैयार है। भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई के बीच अरब सागर में 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए। यह इलाका पाकिस्तान से 85 नॉटिकल मील दूर है जहां पाक नेवी भी युद्ध अभ्यास कर रही है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रही है। इसके साथ ही इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पर नेवी के शिप तैनात कर दिए गए। इस युद्ध अभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटैम जारी किया है। यह नोटैम 7 से 8 मई के लिए जारी किया गया है। इस नोटैम की रेंज 390 किलोमीटर रखी गई है, यानी 390 किलोमीटर के इलाके में भारत मिसाइल टेस्ट कर सकता है। अब वापस समंदर की बात, अरब सागर में चल रही नेवी के युद्ध अभ्यास की बात। कुछ दिन पहले ही नेवी ने 2 घातक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। पहला था MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा हथियार था एंटी शिप मिसाइल। इन मिसाइलों से पश्चिमी प्रशांत महासागर का आसमान गूंजा था। भारत की इन मिसाइलों के बारूद में दुश्मन के डर के वाले सबूत हैं और इस वक्त इंडियन नेवी जिन हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है वो और भी ज्यादा घातक हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए वॉरशिप्स को अलर्ट मोड में रखा गया है। इसके अलावा सूत्रों का यह भी दावा है कि कई एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी तरह एक्शन में और पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पर है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक कार्रवाइयों का जवाब कैसे दिया जाए। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि भारत के जंगी जहाज INS विक्रांत वो कहीं कुछ ना कर बैठे, जो इस वक्त अरब सागर में किसी सीक्रेट लोकेशन पर तैनात है। आपको बता दें कि अरब सागर के किनारे ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहे जाने वाला कराची शहर भी बसता है। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को कराची गंवाने का डर सता रहा है। आज हम उसके इस डर की असली वजह बताते हैं। इस डर की वजह है भारत के समंदर का शेर INS विक्रांत।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस युद्धपोत से इतना खौफजदा क्यों है? इस सवाल का जवाब आईएनएस विक्रांत के गौरवशाली इतिहास में। 22 सितंबर 1945 को ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एक जहाज लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया HMS हरक्यूलिस। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने उसका निर्माण रोक दिया। फिर वर्ष 1957 में भारत ने इस अधूरे युद्धपोत को खरीदा और उसे आईएनएस विक्रांत के रूप में नई पहचान दी। 1961 में भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया और ठीक 9 महीने बाद ही इसने गोवा मुक्ति अभियान में दुश्मनों पर अपना पराक्रम दिखाया। फिर आई पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग, जिसमें आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा सामरिक हथियार बना। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में चिटगांव, कॉक्स बाजार, खुलना और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर हमला कर आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तानी नौसेना की नाकेबंदी कर दी। उसने पाकिस्तान के सारे सप्लाई रूट को अपनी रेंज में लेकर सील कर दिया और नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश का जंग। इसके बाद भी कई दशकों तक आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का गौरव बनकर रहा और फिर 31 जनवरी 1997 को उसे सम्मान के साथ विदाई दी गई, यानी इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया। लेकिन फिर लंबे इंतजार के बाद 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण रूप से स्वदेशी आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को सौंपा। उस दिन से लेकर अब तक आईएनएस विक्रांत समंदर के सीने पर राज कर रहा है और उसे देखकर पाकिस्तान का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश में एक तरफ धर्म पूजकर मारने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ सियासत में जाति युद्ध छिड़ा हुआ है। पहलगाम पर जंग के माहौल में इस मसले पर 24 घंटे से नया नैरेटिव चल रहा है, जिसमें विपक्ष के अपने दावे, सरकार का अपना पक्ष, दशकों पुराने वीडियो निकाले जा रहे हैं, नेताओं के बयान सुनाए जा रहे हैं, पुरानी सरकारों के रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कोई पूछ रहा है कि जाति जनगणना कब शुरू होगी, कोई कह रहा है प्रक्रिया क्या होगी, किसी की डिमांड है कि जल्द करवाया जाए। मतलब जितने नेता उतनी बातें, बयान तो इतने आ रहे हैं कि सोचिए पूछिए मत। इसीलिए हमने सरल शब्दों में आपके लिए फिक्र की जाति गणना वाली सियासी फाइल तैयार की है, ताकि कोई भ्रम न रहे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे देते हैं जो हमारे संवाददाता मोद राय ने सूत्रों से फिक्र के फैंस के लिए जुटाई है। एक्सक्यूज मी। सोर्स बता रहे हैं कि जनगणना की प्रक्रिया को आरंभ करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इसके लिए फॉर्मेट और ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही देश भर के जनगणना से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी, उनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इस बार की जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा, एआई की मदद ली जाएगी, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी फॉर्म उन गांव और मोहल्लों में जाकर ही भरा जाएगा जहां की जनगणना होगी। जियो फेंसिंग को ऐसे समझिए कि किसी का घर अगर दिल्ली में है और कर्मचारी ये चाहे कि नोएडा या गुरुग्राम में बैठकर उसका फॉर्म भर दे, तो यह संभव नहीं है। कर्मचारी को रियल लोकेशन पर जाना होगा, तभी फॉर्म खुलेगा। पूरी जनगणना का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस बार जनगणना में ही जातीय गणना होगी, जिसके लिए ओबीसी कॉलम को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि ओबीसी की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। अब तक हुई जनगणना में अधिसूचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था, लेकिन इस बार ओबीसी को जोड़ा जाएगा। पूरी सियासी लड़ाई के केंद्र बिंदु में भी ओबीसी की आबादी है। जनगणना में धर्म का कॉलम पहले भी रहता था, लेकिन देखना होगा कि इस बार यह जारी रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन कर नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी। इस पर फैसला होना भी बाकी है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जनगणना की कोशिश हुई थी, जिसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक ही जाति के लोग एक राज्य में ओबीसी सूची में हैं, तो दूसरे राज्य में वो जनरल कैटेगरी में और तीसरे में अनुसूचित जाति में। इन सब विसंगतियों को इस बार दुरुस्त करने की कोशिश। जनगणना के फॉर्मेट और तौर तरीकों लेकर लगातार चिंतन का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गृह सचिव ने कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी मांगा है। खासकर ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा प्रश्न होंगे जो इस तरह के हो सकते हैं। मसलन, क्या आपके पास रहने को घर है, घर पक्का है या कच्चा, घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, घर में गैस कनेक्शन है या नहीं, घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष, घर में कितने बच्चे हैं, घर के स्वामी और आश्रितों की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में, घर में टेलीफोन इंटरनेट है या नहीं, घर में कोई गाड़ी है या नहीं, अगर गाड़ी है तो क्या साइकिल है, 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है।
इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती थी, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसा डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिनके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें, समाज के कमजोर वर्ग का जीवन स्तर उठाया जा सके। इस साल की शुरुआत में ही जनगणना की जिम्मेदारी संभालने वाले सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उनकी टीम में 2-3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी जोड़ दिया गया है जो मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी धुआंधार, आरोपों की राजनीति, क्रेडिट की राजनीति, चुनाव और वोटों वाला कनेक्शन है, उत्तर दक्षिण की सियासत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस सदैव आदिवासी दलित विरोधी रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि हेडलाइन तो मिल गई, लेकिन सरकार डेडलाइन बताए। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। तो असुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी, एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे तो मजबूत बनेंगे और सेफ रहेंगे। वैसे आज इस मुद्दे पर और क्या क्या कहा गया, इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण देश में सामाजिक न्याय का, सामाजिक समरसता का और विशेष करके वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकलेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। वो ये बताएं कि जब उनकी सरकार थी तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? 14 तक तो तुम्हारी सरकार थी भाई। वो तो नहीं होता तो अभी टेबल ठोंकते हैं, हो जाता तो अभी टेबल ठोंकते हैं। उनके भाग्य में टेबल ठोंकना ही लिखा हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रूट दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? देखिए, एनडीए और इंडी में यही अंतर है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर काम करते हैं और एनडीए अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के लिए काम करता है। उनके लिए सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल टूल होगा, हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारा कमिटमेंट है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब देश में पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव का माहौल है, तब इसका ऐलान क्यों किया गया? इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं आया, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि तैयारी पहले से चल रही थी। विपक्ष बेवजह प्रश्न उठा रहा है। असल में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि पहलगाम हमले के बीच अचानक ऐलान क्यों किया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि जनगणना के संकेत गृह मंत्री ने लगभग 1 साल पहले ही दे दिया था। तैयारी के संकेत सरकार के उस फैसले में भी हैं जब इस साल की शुरुआत में ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। जनगणना कराने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर में अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान आरएसएस ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। पहलगाम पर टेंशन के बीच पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंगलवार रात को मुलाकात हुई थी और उसके अगले ही दिन जातीय जनगणना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। 11 साल आप चुप रहे और अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपने ये निर्णय लिया, हेडलाइन बनाया, जब सारा देश शोक मना रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर। उस बीच आपने ये कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में
जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री लगभग आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति। जाति जनगणना का निर्णय जैसे ही आया वैसे ही आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने की मांग भी उठने लगी। राजनीति में पुराना नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। माना जाता है कि देश की आबादी में अकेले ओबीसी का आंकड़ा 50% के आसपास है। इसी आधार पर आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग होने लगी। वैसे आपको याद होगा, इसी चीज को एक अलग तरीके से स्पिन ऑफ 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने किया था, आपको याद होगा। खैर, राहुल गांधी पहले से कहते रहे कि अगर उनकी सरकार बनी तो 50% आरक्षण की सीमा वो खत्म कर देंगे। अब उसी राह पर चलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 50% की आरक्षण सीमा तोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र के मामले में इसे लेकर बड़ा फैसला दिया है। उसी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। यानी अगर यह सीमा तोड़ी गई तो इसके लिए संसद के जरिए काम करना होगा। और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पहली मांग थी जाति जनगणना, दूसरी मांग थी कि जो 50% सीलिंग लगाया गया है आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, उसको हटाने की मांग थी संविधान संशोधन के द्वारा। 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? हमारी पार्टी का निर्माण 2000 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया, और उस वक्त ही पार्टी के संविधान में ही हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि जो ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब आते जाति जनगणना को लेकर जारी क्रेडिट वॉर पर। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी इस पर लंबे समय से मुखर रहे, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। ये पोस्टर उसी क्रेडिट का इजहार है। कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वे हो चुका है। जाति सर्वे का तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी केंद्र सरकार को ऑफर भी कर चुके हैं। तो उधर पटना में लालू यादव की पार्टी आरजेडी इसका जश्न मना रही है। उनका दावा है कि लालू यादव इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे, तो श्रेय उनको ही जाता है। वैसे भी बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, जहां जाति बड़ा मुद्दा बनती है। सेलिब्रेशन जेडीयू में भी चल रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के नारे लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश राज में बिहार में जाति सर्वे हुआ और वो जाति जनगणना पर पीएम मोदी से मिले थे। देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर आक्रामक रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, और अब राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है। आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु,
आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो तो इसको आप करवा लेते ना पहले। लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है। वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की जमीन आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी सर्वसार होती है। कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी वहां जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार में हुए जाति सर्वे का क्रेडिट ले रहे थे। विपक्ष के इन दावों पर मोदी सरकार ने एक ही झटके में आक्रामक जवाब दे दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सूत्रों के हिसाब से सरकार जाति जनगणना पर जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे इतना तो तय है कि कुछ महीने में काम शुरू हो सकता है। अब तक का रिकॉर्ड कहता है कि जनगणना में लगभग 1 साल का वक्त लगता है। उस आधार पर देखें तो अक्टूबर नवंबर में जब जाति जनगणना चल रही होगी तब बिहार में चुनावी माहौल चरम पर होगा। हमने इस मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर सर्वे करने वाली संस्था CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से बातचीत की। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। अगर आप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को देखें तो उनके पास एक सॉलिड मुद्दा था, वो था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और एक संविधान का मुद्दा, जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं कुछ दबाव था, अपना कैलकुलेशन बीजेपी ने किया होगा कि क्या अगर हम कास्ट सेंसस कराने की सहमति दे दें और अगर हम कास्ट सेंसस करें तो इससे हमारा कितना फायदा कितना नुकसान। फिक्र के लेंस से देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 400 सीटों के लक्ष्य को पाने में असफल रही। जातीय राजनीति की धुरी माने जाने वाले बिहार में बीजेपी का स्कोर तो ठीक रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जिस तरह से यूपी में नुकसान पहुंचाया उससे बीजेपी और आरएसएस को झटका लगा। शायद इसीलिए आरएसएस ने भी अपना रुख नरम किया और जातीय जनगणना के समर्थन में आगे आने का संकेत दिया। इससे पहले आरएसएस इसके पक्ष में नहीं था। उत्तर के अलावा दक्षिण में भी जाति की राजनीति होती है। तमिलनाडु में इस वक्त बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है, जहां के सीएम M.K. स्टालिन भाषा और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहां भी अगले साल चुनाव है। इस लिहाज से बीजेपी को उम्मीद है कि जाति जनगणना उसके लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक औजार बन सकती है। बीजेपी को लगता है कि जाति गणना के जरिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हिंदू मतों के बंटवारों में कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। लिहाजा इसको लागू करके बीजेपी विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा भी छीन लेना चाहती है, वो भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक।